ये कहानी जो नहीं जानता उसके लिए जानना जरूरी है, और जो जानता है उसके लिए फिर से महसूस करना जरूरी है, क्योंकि ये वो लड़ाई थी जो हारकर भी जीती गई और जो जीतकर भी खोखली रह गई। ये वो दौर था जहां एक आदमी अकेला खड़ा था पूरी सल्तनत के सामने। ये कहानी आज भी हर उस इंसान से जवाब मांगती है जो झुकने की सोचता है। तो चलिए फिर से इतिहास की आवाज सुनते हैं। मार्च 1576 के पहले हफ्ते में जब अकबर अजमेर पहुंचा तो उसने मेवाड़ पर चढ़ाई के लिए अपनी फौज की तैयारियां शुरू कर दी। राजपूत स्रोतों में बताया गया है कि अकबर उदय सागर झील पर मानसिंह के साथ हुए अपमान से बेहद नाराज था और उसी गुस्से में उसने मेवाड़ पर हमला करने का फैसला किया। लेकिन राणा रासो एक दूसरी वजह बताता है। उसके मुताबिक महाराणा प्रताप ने जब अकबर की अधीनता वाले सिरोंज इलाके में लूटपाट की तो अकबर को चिंता हुई और उसने मेवाड़ पर हमले की ठान ली। हालांकि ये सारी बातें सिर्फ बाहरी वजहें थीं, असल कारण महाराणा प्रताप से दुश्मनी थी। जैसा पहले भी बताया गया है, अकबर ने दिसंबर 1573 में महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकारने के लिए मनाने की आखिरी कोशिश की थी, लेकिन जब वो कोशिश भी नाकाम रही तो अकबर ने 2 साल तक और इंतजार किया, शायद इसलिए ताकि महाराणा प्रताप को सोचने और मानने का समय मिले। मगर जब महाराणा प्रताप की जिद और अकड़ में कोई कमी नहीं आई तो अकबर ने आखिरकार फौज भेजने का हुक्म दे दिया ताकि महाराणा प्रताप को हर हाल में झुका दिया जाए। इस मुहिम की कमान दी गई मानसिंह कछवाहा को। इकबालनामा के मुताबिक अकबर ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि महाराणा प्रताप को गुस्सा आए कि एक छोटा सामंत उनको चुनौती दे रहा है और वो खुद मैदान ए जंग में आए। दरअसल कछवाहा लोग लंबे समय तक मेवाड़ के अधीन रहे थे, इसीलिए उम्मीद थी कि महाराणा प्रताप इस नियुक्ति को अपमान समझेंगे और सीधा युद्ध के लिए निकल पड़ेंगे। अकबर की ये रणनीति काम कर गई। मानसिंह के साथ 5000 प्रशिक्षित सिपाही भेजे गए। साथ ही जिन अफसरों को भेजा गया उनमें शामिल थे गाजी खान बदख्शी, ख्वाजा गयासुद्दीन, आसफ खान, सैयद अहमद, सैयद हाशिम बरहा, कछवाहा जगन्नाथ, सैयद राजू और मीठार खान। आसफ खान को पूरी फौज का सेना प्रमुख बनाया गया। मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से रवाना होकर जल्द ही मंडलगढ़ पहुंच गया, जहां वह लगभग 2 महीने रुका ताकि बाकी मदद वहां आकर उससे मिल सके। मानसिंह को बिना किसी रुकावट के मेवाड़ में घुसने देना महाराणा प्रताप को अपमानजनक लगा। वे चाहते थे कि मंडलगढ़ में ही मानसिंह का रास्ता रोका जाए, लेकिन तोमर राजा राम शाह की समझदारी भरी सलाह पर उन्होंने ये इरादा छोड़ दिया। कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से उतरकर महाराणा प्रताप ने खुद को गोगुंदा की तंग घाटियों में मजबूती से किलेबंद कर लिया। मेवाड़ के सभी प्रमुख सरदार और भीड़ योद्धा उनके साथ थे। इनमें कुछ अहम नाम थे: चुंडावत किशनदास, राठौड़ रामदास, झालामान बिड़ा, झालामान, डोडिया भीम, तोमर रामशाह और भामाशाह। वहां से निकलकर महाराणा प्रताप ने लोचिंग गांव में अपना डेरा डाला, जो हल्दी घाटी से करीब 8 मील की दूरी पर था। उधर मंडलगढ़ से बढ़ते हुए मानसिंह भी मालेला पहुंचा और वहीं तैयारी शुरू कर दी। महाराणा प्रताप की गतिविधियां उसे ठीक से समझ नहीं आ रही थीं। निनासी लिखते हैं कि एक बार जब मानसिंह शिकार पर निकला तो महाराणा प्रताप के जासूसों ने उसे देख लिया। ये रिपोर्ट मिलने पर हकीम खान सुअर और कुछ अन्य सरदारों ने महाराणा प्रताप से तुरंत हमला करने की सलाह दी, लेकिन महाराणा प्रताप को यह तरीका पसंद नहीं आया। उन्हें ऐसा पीठ पीछे वार करना कायरता लगी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। हल्दी जैसी पीली मिट्टी होने के कारण इस घाटी को हल्दी घाटी कहा जाता है। यह घाटी इतनी संकरी है कि 2 आदमी भी एक साथ मुश्किल से निकल पाते हैं। कुछ लोग बादशाह बाग को युद्ध स्थल मानते हैं, लेकिन यह जगह इतनी छोटी है कि वहां 8000 घुड़सवार और हाथियों की भारी टुकड़ी का युद्ध होना नामुमकिन लगता है। इतिहासकार एल श्रीवास्तव फारसी स्रोतों के आधार पर लिखते हैं कि पहली भिड़ंत हल्दी घाटी दर्रे के बाहर उस समतल मैदान में हुई जो दर्रे और खमनौर गांव के बीच है। उसके बाद की लड़ाई खमनौर के दक्षिण पश्चिम के मैदानों और बनास नदी के दक्षिणी इलाके तक फैली। दोनों सेनाएं पूरी तरह से सैन्य व्यवस्था में खड़ी थीं। आगे की रणनीति और व्यवस्था में दोनों पक्षों की तैयारी बराबरी की थी। मुगल फौज की व्यवस्था इस तरह की गई थी:
मानसिंह खुद बीच में था, सैयद बरहा दाहिने हिस्से में, गाजी खान बदख्शी और राय लूणकरणा बाएं हिस्से में। जगन्नाथ, ख्वाजा, गयासुद्दीन और आसफ खान सबसे आगे की टुकड़ी में थे। माधो सिंह और कुछ अन्य प्रमुख लोग अलतमश में थे, जबकि मीठार खान और अन्य लोग पीछे में तैनात थे। आगे की लाइन में लगभग 80 तेज और चुस्त सैनिक थे, जिन्हें चूजा ए हरावल कहा जाता था, यानी अग्रिम टुकड़ी के स्कर्मिशर्स। मेवाड़ की सेना इस प्रकार व्यवस्थित थी। महाराणा प्रताप खुद बीच में थे, तोमर राजा राम शाह दाहिने हिस्से में, झाला बीड़ा बाएं हिस्से का नेतृत्व कर रहे थे। जयमल के बेटे रामदास सबसे आगे वाली टुकड़ी में थे। भीलों का एक दल भी सेना के साथ था, लेकिन उनके सरदार पुंजा के नेतृत्व में वो छिपे रहे और युद्ध में शामिल नहीं हुए। मुगलों की फौज 10,000 थी, जबकि मेवाड़ की सेना सिर्फ 3,000। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का कोई रिजर्व यूनिट अलग से तय नहीं किया था और उनकी पूरी योजना संकरी हल्दी घाटी से बाहर निकलने की मजबूरी के कारण ठीक से लागू नहीं हो पाई। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी युद्ध की शुरुआत हुई। सुबह के समय हकीम खान सुअर महाराणा प्रताप की तरफ से अचानक हल्दी घाटी दर्रे के मुंह पर प्रकट हुए। उनके पीछे पीछे महाराणा प्रताप भी घाटी से बाहर निकले। दोनों ने मुगल सेना पर इतनी जबरदस्त और तेज टक्कर मारी कि सैयद हाशिम बरहा की अगली पंक्ति पूरी तरह से बिखर गई। आसफ खान और जगन्नाथ की अगली टुकड़ी भी बुरी तरह से पिट गई। दोनों टुकड़ियां आपस में घुल मिल गईं और पूरी तरह हार गईं। बदायूनी के मुताबिक इस तबाही की एक बड़ी वजह जमीन का ऊबड़ खाबड़ होना, कांटों की भरमार और रास्तों का सांप जैसी घुमावदार संरचना थी। मुगल सेना में शामिल कछवाहा राजपूत राय लूणकरणा की अगुवाई में भाग खड़े हुए। आसफ खान और शायद बदायूनी भी मुगल सेनाओं के केंद्र की तरफ भागकर अपनी जान बचा पाए। कछवाहा जगन्नाथ लगभग मारा ही जाने वाला था, लेकिन ठीक उसी वक्त कछवाहा माधो सिंह की रिजर्व टुकड़ी ने आकर उसे बचा लिया। हालांकि वो रिजर्व टुकड़ी भी मेवाड़ के सवारों के जबरदस्त हमले को झेल नहीं पाई और अंततः मैदान छोड़कर भाग गई। दाहिने हिस्से से राजा राम शाह तोमर की अगुवाई में मेवाड़ी सेना ने मुगलों के बाएं हिस्से पर वैसा ही जोरदार हमला किया। तोमर राजा राम शाह के हमले ने मुगल सेना के बाएं हिस्से को भी पूरी तरह तोड़ दिया। कई मुगल अफसर मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। सीकरी के शेखजादे भाग गए। शाह मंसूर को एक तीर लगा और वो तुरंत युद्ध स्थल से निकल गया। मुल्ला गाजी खान ने कुछ देर तक मैदान में डटे रहने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने भी भागते हुए कहा, जब दुश्मन की तादाद हद से ज्यादा हो जाए तो पीछे हटना रसूल की परंपरा है। सैयद हाशिम बरहा और उसके साथ कुछ नौजवानों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जब झालामान बीड़ा ने उन पर हमला किया तो उसकी जबरदस्त कोशिशों के बावजूद वो मेवाड़ी सेना की रफ्तार को नहीं रोक सका। जो मुगल सैनिक भाग चुके थे वे हल्दी घाटी से 10 से 12 मील दूर तक निकल गए थे। इस तरह मेवाड़ की सेना ने मुगल फौज की फ्रंट लाइन, एडवांस गार्ड और दोनों विंग्स को पूरी तरह बिखेर दिया। महाराणा प्रताप और मुगल सेंटर की टक्कर उस समय हुई जब मुगल सेना की इस अराजक स्थिति का फायदा उठाकर रामशाह तोमर सीधा मुगल सेंटर की तरफ बढ़े और मानसिंह की राजपूत टुकड़ियों पर ऐसा बहादुरी से हमला किया कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मुगल सिपाही उन्हें रोकने के लिए दौड़े, लेकिन बुरी तरह हार गए। कुछ तो जान बचाकर भाग निकले। अब मानसिंह खुद वहां पहुंचा और अपनी फौज को जोश दिलाया कि वे हिम्मत से लड़ें। फिर हाथियों की सीधी भिड़ंत शुरू हुई। महाराणा प्रताप ने अब अपने हाथियों को मुगल सेंटर तोड़ने के लिए भेजा। उनका हाथी लूना मुगलों के हाथी गजमुख को घायल कर चुका था और वो भागने ही वाला था। तभी लूना के महावत को तीर लग गया और हाथी पीछे हट गया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने दूसरा हाथी भेजा, रामप्रसाद। रामप्रसाद ने कई मुगल सैनिकों को कुचल दिया, यहां तक कि गजमुख के साथ गजराज नाम का हाथी भी गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही रामप्रसाद का महावत मारा गया, हुसैन खान ने उसे पकड़ लिया और इस तरह वो हाथी भी मुगलों के कब्जे में चला गया। अब हथियारों से हाथ में हाथ की लड़ाई शुरू हो गई। मेवाड़ी सेना ने मुगल सेंटर को पूरी तरह धकेल दिया था। इसी बीच महाराणा प्रताप ने खुद आगे बढ़कर मानसिंह के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश की। उनका घोड़ा चेतक मानसिंह के हाथी के सिर पर अपने अगले पैर जमाकर हमले की स्थिति में था। चेतक
मानसिंह के हाथी के सिर पर अपने दोनों अगले पैर जमा चुका था, जिससे महाराणा प्रताप को एक सटीक और जबरदस्त वार करने का पूरा मौका मिल गया। महाराणा प्रताप ने तुरंत भाला फेंका, लेकिन मानसिंह ने समय रहते खुद को हौदे के अंदर झुका लिया और वार को चूकने में सफल रहा। मुगल सेना, जो अपने सेनापति को खतरे में देख रही थी, चारों ओर से उसे घेर कर लड़ने लगी। इसी बीच माधो सिंह कछवाहा ने महाराणा प्रताप पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। जवाब में महाराणा प्रताप ने पलटवार करते हुए मुगल सेना के वरिष्ठ अफसर को मार गिराया। महाराणा प्रताप की हालत देखकर झालामान बीड़ा ने उनका राज चिन्ह अपने सिर पर बांध लिया और खुद को महाराणा प्रताप की जगह घोषित कर दिया। महाराणा प्रताप जंग का मैदान छोड़ना नहीं चाहते थे। वो आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थे, लेकिन जब वो गंभीर रूप से जख्मी हुए और उनके चारों तरफ दुश्मन की घेराबंदी तेज होने लगी, तो उनके बड़े सेनापति झाला मान बीड़ा ने सोचा समझा फैसला लिया कि महाराणा प्रताप को हर हाल में महफूज निकालना जरूरी है, क्योंकि मेवाड़ की लीडरशिप, फौज का हौसला और पूरे आजादी के आंदोलन का वजूद खतरे में पड़ जाता। और यही फैसला मेवाड़ को फिर से खड़ा कर सका, क्योंकि महाराणा प्रताप जिंदा बचे, लड़ते रहे और आगे चलकर अकबर तक को झुका दिया। राजा राम शाह और उनके 3 बेटे रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। मुगल सेना की वापसी और युद्ध का पलटना उसी समय हुआ जब काफी संख्या में मुगल सैनिक मैदान छोड़ चुके थे और उनकी फौजी संरचना पूरी तरह बिखर चुकी थी। तभी मुगल सेना की रियर पोस्ट पर तैनात अफसर मीठा रंग आगे आया और नगाड़ा बजाकर ऐलान किया, बादशाह अकबर खुद फौज लेकर पहुंच रहे हैं। ये सुनकर जो सैनिक भाग रहे थे वो रुक गए और वापस युद्ध भूमि की ओर लौट आए। अब ये सारी सेना खमनौर गांव के दक्षिण पश्चिम मैदान में इकट्ठा हुई। जो शाही फौज पूरी तरह हतोत्साहित हो चुकी थी, वो अकबर और उसकी सेना के आगमन की खबर से फिर से जोश में आ गई और दोबारा लड़ाई शुरू हो गई। इसी समय आसफ खान की सलाह पर बदायूनी ने बड़ी संख्या में राजपूतों को मारा। मेवाड़ी सेना का थक जाना और अंतिम मोड़ उसी समय सामने आया जब मेवाड़ के सिपाही सुबह से लगातार लड़ रहे थे। जून की भीषण गर्मी ने उनकी हालत और भी खराब कर दी। उनके पास कोई रिजर्व नहीं था जो इस नए हमले को झेल सके। अबुल फजल के शब्दों में, जो राजपूत पहले मैदान में हावी हो रहे थे, अब उनका हौसला टूटने लगा था। जैसे ही झालामान बीड़ा की मृत्यु की खबर फैली और मुगल सेना में अकबर के आने की अफवाह फैली, मेवाड़ की सेना मैदान से पीछे हटने लगी। दोनों सेनाओं के नुकसान को लेकर स्रोतों में मतभेद हैं, लेकिन अनुमान के अनुसार कुल मिलाकर करीब 650 सैनिक मारे गए। मेवाड़ की ओर से कई प्रमुख सरदार शहीद हुए, जिनमें शामिल थे डोडिया भीम, राठौड़ रामदास, तोमर रामशाह और उनके 3 बेटे और हकीम खान सूर। मुगल सेना की तरफ से लगभग 150 सैनिक मारे गए। जून की तपती गर्मी और सुबह से लगातार लड़ाई के कारण मुगल सैनिक बेहद थक चुके थे। बदायूनी के मुताबिक सेना में यह डर भी फैल गया था कि महाराणा प्रताप कहीं चुपके से पहाड़ियों में छिपकर अचानक हमला न कर दें। इसलिए उन्होंने पीछा करना छोड़ दिया और अपने तंबुओं में लौट गए। डॉक्टर आरएन प्रसाद का मानना है कि मान सिंह का उद्देश्य महाराणा प्रताप को अपमानित करना था, न कि उन्हें कष्ट देना या सताना, क्योंकि महाराणा प्रताप को अब भी एक सम्मानजनक प्रतिद्वंदी माना जाता था, खासकर कछवाहा राजपूतों की नजरों में। हालांकि बदायूनी जैसे प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक असली वजह थकावट, गर्मी और रणनीतिक डर था, न कि कोई नैतिकता या उदारता। अबुल फजल भी अपनी रचना में इसी बात की पुष्टि करता है। राजपूतों और मुगलों दोनों ने इस युद्ध में अपनी अपनी जीत का दावा किया, लेकिन फारसी स्रोत, खासकर मुंतखबतुत तवारीख, खुलकर कहता है कि इस कथित जीत के बाद भी मुगल सेना ने जश्न नहीं मनाया, बल्कि इसके उलट राजपूतों के अचानक हमले के डर से पूरे कैंप में घबराहट फैल गई। यहां तक कि मान सिंह ने अपने सैनिकों को आसपास के इलाकों में जाने तक की इजाजत नहीं दी। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। अब वापस चलते हैं वीडियो पर। बदायूनी एक दिलचस्प बात बताते हैं। जब वह उस हाथी राम प्रसाद के साथ यात्रा पर निकले जो हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगलों ने कब्जे में लिया था, तो उन्होंने कई जगहों पर मुगलों की जीत की खबर फैलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इस बात पर यकीन नहीं किया।
इतना ही नहीं, इस तथाकथित जीत के लिए अकबर ने किसी भी अफसर को इनाम या पुरस्कार नहीं दिया, बल्कि मान सिंह और आसफ खान को दरबार में वापस बुलाया गया और कुछ दिनों तक उन्हें अकबर के सामने हाजिरी देने से मना कर दिया गया। कारण, समय पर खाने पीने की व्यवस्था न करना, जिससे पूरी सेना भूख से बेहाल हो गई थी। इन घटनाओं से साफ होता है कि मुगलों की जीत का दावा कमजोर और खोखला था। राजपूत स्रोतों में भी अपनी जीत को पेश किया गया है। तथ्यों के गहराई से विश्लेषण के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि इस युद्ध में कोई भी पक्ष पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सका। मान सिंह की मुहिम, जिसका मुख्य उद्देश्य था मेवाड़ को झुकाना या महाराणा प्रताप को मारना या कैद करना, पूरी तरह नाकाम रही। इसलिए इस युद्ध का निष्कर्ष अनिर्णीत माना जाना चाहिए। 19 जून 1576, अगले ही दिन मान सिंह अपनी सेना के साथ भूताला होते हुए गोगुंदा पहुंचा, जहां 20 चौकीदारों को मारकर कब्जा किया गया। लेकिन वहां भी मुगल सेना को खुद को सुरक्षित नहीं महसूस हुआ। राजपूतों के अचानक हमले का डर उन्हें लगातार सता रहा था। इसीलिए उन्होंने सड़कों को घेराबंदी करके बंद कर दिया और इतनी गहरी खाई खुदवाई कि घोड़े तक उसे पार न कर सकें। बदायूनी लिखते हैं कि सेना को कोई भोजन नहीं मिल पा रहा था। महाराणा प्रताप ने आपूर्ति की सभी लाइनें काट दी थीं, जिससे मुगलों को केवल आम और जानवरों के मांस पर निर्भर रहना पड़ा। जब अकबर को इस बदहाल स्थिति की खबर मिली तो उसने दरबार से एक खास दूत महमूद खान को गोगुंदा भेजा ताकि वहां की सच्चाई पता चल सके। महमूद खान गोगुंदा में एक दिन रुका और वहां की स्थिति की पूरी जानकारी जुटाई। बदायूनी के मुताबिक उन्होंने दरबार में एक मान सिंह के पक्ष में रिपोर्ट पेश की। अकबर को यह रिपोर्ट तो पसंद आई, लेकिन वह इस बात से नाराज था कि मान सिंह और आसफ खान ने महाराणा प्रताप का पीछा करना छोड़ दिया था। निजामुद्दीन अहमद, बदायूनी और अबुल फजल तीनों इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर बेहद गुस्से में आ गया और मान सिंह व आसफ खान को दरबार में आने से मना कर दिया। कारण यह था कि दोनों ने अपने सैनिकों को महाराणा प्रताप की जमीन को लूटने और तबाह करने की इजाजत नहीं दी थी। एक अत्यंत रोचक घटना इस मोड़ पर घटित हुई, जिसका उल्लेख कई कारणों से आवश्यक है। इस दौरान दो मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप को पहचान लिया और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। चेतक, जो पहले ही बुरी तरह घायल और थका हुआ था, फिर भी महाराणा प्रताप को लेकर नदी पार करने में कामयाब रहा। यह नदी उन मुगल सैनिकों के लिए अस्थायी रुकावट बन गई। जैसे ही महाराणा प्रताप आगे बढ़े, उन्होंने पीछे से किसी की आवाज सुनी। मुड़कर देखा तो पाया उनके ही भाई शक्ति सिंह मुगल सैनिकों के साथ उनका पीछा कर रहे थे। यह मंजर महाराणा प्रताप के लिए एक गहरा झटका था। उन्हें लगा कि उनके भाई ने धोखा किया है। उसी वक्त महाराणा प्रताप चेतक से उतर गए और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी जैसे ही वे मुगल सैनिक पास पहुंचे, शक्ति सिंह ने अचानक उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। यह नजारा सिर्फ महाराणा प्रताप ही नहीं, बल्कि उन मुगलों के लिए भी हैरान कर देने वाला था। जब महाराणा प्रताप को शक्ति सिंह के असली इरादों का पता चला तो उन्होंने तुरंत उनका साथ दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर उन मुगल सैनिकों को हरा दिया। जंग के बाद शक्ति सिंह ने जज्बाती होकर महाराणा प्रताप से माफी मांगी। इसी दौरान जख्मी चेतक थकान और गहरी चोटों के चलते धीरे धीरे महाराणा प्रताप के पैरों के पास गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दे दिया और उसी घोड़े पर सवार होकर महाराणा प्रताप महफूज कोल्यारी पहुंच सके। कुछ ही समय में उनके साथी भी वहां इकट्ठा हो गए। घायलों को दूर एक सुरक्षित जगह कोल्यारी पहुंचाया गया, जो गोगुंदा से लगभग 40 मील दूर था और कमलनाथ, सारवण और झाड़ोल की पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका था। महाराणा प्रताप अब अपने सैनिकों के साथ पश्चिमी मेवाड़ की पहाड़ियों में छिपकर गोरिल्ला युद्ध चलाते रहे। उन्होंने बंजारों को खाद्य सामग्री लेकर इस इलाके से गुजरने की इजाजत नहीं दी। कुछ ही दिनों में बरसात शुरू हो गई, जिससे मुगलों की सभी सैन्य गतिविधियां ठप पड़ गईं। सितंबर 1576 में जब मानसिंह और आसफ खान अजमेर लौट गए तो महाराणा प्रताप ने फिर से मोही और गोगुंदा पर कब्जा कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध उन्हें समाप्त नहीं कर सका। इतिहासकार एल श्रीवास्तव के शब्दों में, महाराणा प्रताप की शक्ति को यह युद्ध तोड़ नहीं पाया, बल्कि और दृढ़ कर गया।
इतिहासकार एल श्रीवास्तव लिखते हैं, यह हार महाराणा प्रताप के लिए एक छुपा हुआ वरदान साबित हुई। इसने उनमें नया आत्मविश्वास भरा। अब उन्होंने संघर्ष को और भी मजबूती से जारी रखने का संकल्प लिया। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की नीतियों और गतिविधियों के बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा बन गया। 18 जून 1576 से पहले और उसके बाद की उनकी रणनीति पूरी तरह बदल गई। इस युद्ध ने महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ाई के चरित्र को बदल दिया। अब सीधी भिड़ंत की बजाय गैर परंपरागत युद्ध, गुप्त गठबंधन और छापामार रणनीति का दौर शुरू हुआ। युद्ध के कुछ ही समय बाद महाराणा प्रताप ने सिरोही के राव सूरतान, ईडर के नारायण दास और जालौर के ताज खान के साथ अकबर के खिलाफ गठबंधन बनाने की कोशिश की। इन लोगों ने मिलकर योजना बनाई कि गुजरात में मुगल खजाने को कब्जे में लिया जाए और मालवा व गुजरात जैसे शाही सूबों में तबाही मचाई जाए। संभावना है कि महाराणा प्रताप ने राव सूरजन के बेटे दूदा की भी मदद की हो, जिसने अकबर के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया। जब अकबर को इन घटनाओं की खबर मिली तो वो 26 सितंबर 1576 को खुद अजमेर पहुंचा। इसी दौरान मानसिंह और अन्य अफसर मेवाड़ से लौटकर दरबार में पेश हुए। जैसा पहले भी बताया गया, अकबर ने उन्हें महाराणा प्रताप का पीछा छोड़ने पर फिर से डांट लगाई। अजमेर से ही अकबर ने कुछ सैनिक टुकड़ियां सिरोही, जालौर और ईडर भेजी। इनकी कमान दी गई तरसून खान, सैयद हाशिम बरहा और राजा राय सिंह को। लेकिन अकबर ने सख्त हिदायत दी थी कि मामले को बातचीत से सुलझाया जाए और इन विद्रोही सरदारों के साथ नरमी और समझदारी से पेश आया जाए। इस मुहिम में सिरोही और जालौर पर नियंत्रण मिल गया, लेकिन ईडर का नारायण दास अकबर की अधीनता मानने को तैयार नहीं हुआ। वह महाराणा प्रताप से जुड़ गया और गुजरात में बार बार छापामार हमले कर मुगलों को अस्थिर करने लगा। इस चुनौती से निपटने के लिए तरसून खान को पाटन में और राजा राय सिंह को नादूत भेजा गया। महाराणा प्रताप और ईडर के नारायण दास का मुगलों की पकड़ से बच निकलना अकबर के लिए एक बड़ी चिंता बन गया। अब उसने तय कर लिया कि वह खुद मेवाड़ आएगा और महाराणा प्रताप की ताकत को पूरी तरह कुचल देगा। अजमेर से रवाना होने से पहले अकबर ने भगवंत दास, मानसिंह, कुतुबुद्दीन खान आदि को गोगुंदा की ओर भेजा ताकि महाराणा प्रताप को वहां से उखाड़ फेंका जाए। साथ ही कुलीज खान, ख्वाजा गयासुद्दीन, अली आसफ खान आदि को ईडर की तरफ रवाना किया गया। उन्हें यह निर्देश भी दिया गया कि वह सुल्तान ख्वाजा मीर हाजी की हज यात्रा के काफिला को गोगुंदा, पनरावा, खेड़ ब्रह्मा और ईडर तक सुरक्षित पहुंचाएं। इन मुगल फौजों के आगमन पर महाराणा प्रताप फिर से कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में चले गए। गोगुंदा और मोही की चौकियां फिर से मुगलों ने कब्जे में ले ली। 11 अक्टूबर 1576 को अकबर अजमेर से चला और सीधे मोही पहुंचा। वहां से उसने कुतुबुद्दीन खान और भगवंत दास को गोगुंदा में तैनात रहने का हुक्म दिया। पनरावा में हज काफिला छोड़कर दोनों अफसर गोगुंदा लौट गए, जबकि कुलीज खान तीर्थयात्रियों के साथ आगे बढ़ता रहा। इसके बाद अकबर सीधे उदयपुर पहुंचा। यहां रुककर उसने योजना बनाई कि महाराणा प्रताप को पकड़ने और उनके पहाड़ी अड्डों को मिटाने के लिए पूरे पहाड़ी इलाके को चारों तरफ से घेर लिया जाए। गाजी खान बदख्शी, शरीफ अटका, मुजाहिद खान, तुर्क सुभान कुली आदि के साथ 3000 घुड़सवारों को मोही में तैनात किया गया। अब्दुर्रहमान बेग को 500 सिपाहियों के साथ मदरिया में रखा गया। भगवंत दास और कुतुबुद्दीन मोहम्मद खान, जो पहले गोगुंदा में तैनात थे, बिना इजाजत वहां से चले गए, जिससे अकबर बेहद गुस्से में आया, लेकिन बाद में उन्हें माफ कर दिया गया। इसके बाद उन्हें सैयद अब्दुल्ला खान के साथ उदयपुर की देबारी घाटी के प्रवेश द्वार पर तैनात किया गया। शाह फखरुद्दीन और कछवाहा जगन्नाथ उदयपुर शहर की चौकी पर तैनात किए गए। इस पूरी योजना के बावजूद मुगल सेना कुछ भी हासिल नहीं कर सकी। पहाड़ी इलाके की भौगोलिक परिस्थितियां उनकी प्रगति में बड़ी बाधा बनी। महाराणा प्रताप की छापामार टुकड़ियों के अचानक हमलों ने इतना डर फैला दिया कि कई वरिष्ठ मुगल अफसरों ने पहाड़ियों में आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। जब महाराणा प्रताप को पकड़ने में कोई सफलता नहीं मिली तो अकबर मेवाड़ छोड़कर मालवा की ओर निकल गया। ईडर में कुलीज खान की अगुवाई में तैनात मुगल टुकड़ी भी कुछ खास नहीं कर सकी। जैसे ही मुगल सेना मेवाड़ से हटी, महाराणा प्रताप ने फिर से गोगुंदा और मोही पर कब्जा कर लिया।
इसके जवाब में मई 1577 में अकबर ने मानसिंह, भगवंत दास और मीर बहार खान को फिर से मेवाड़ भेजा, लेकिन इस बार भी महाराणा प्रताप फिर से पहाड़ियों में चले गए। मुगल सेना सिर्फ 2 महीने तक मेवाड़ में रही और फिर खाली हाथ लौट गई। इसके बाद महाराणा प्रताप ने एक बार फिर अपनी चौकियों को पुनः कब्जे में ले लिया। इतिहास में महाराणा प्रताप जैसे नाम हमेशा याद रखे जाते हैं और मानसिंह, जगन्नाथ जैसे नाम कलंक बनकर पीछे रह जाते हैं। मानसिंह जो एक राजपूत होकर उसी देश की नींव को काटने निकला था जिसे महाराणा प्रताप अपने खून से सींच रहे थे। जिस वीर जमीन मेवाड़ ने सालों तक कछवाहाओं को सुरक्षा दिया, उसी जमीन पर मानसिंह ने मुगल झंडा उठाकर चढ़ाई की। वह न सिर्फ गद्दार था बल्कि इतना नीच था कि उसने एक हिंदू सम्राट को झुकाने के लिए विदेशी इस्लामी ताकत का तलवा चाटा। और जगन्नाथ कछवाहा, जिसने रणभूमि में अपने ही धर्म के वीरों पर तलवार चलाई ताकि अकबर का बादशाही सपना पूरा हो सके। ये वही लोग थे जिन्होंने अपने लालच और दरबारी चमचागिरी के लिए सारे राजपूती जज्बे को शर्मिंदा कर दिया। जब महाराणा प्रताप भूखे प्यासे रहकर भी अपने धर्म और देश के लिए जूझ रहे थे, उस वक्त मानसिंह और जगन्नाथ अकबर के दरबार में इनामों की भीख मांग रहे थे। इतिहास ने महाराणा प्रताप को भले कुछ वक्त के लिए हार दी हो, लेकिन आज भी हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उन्हें सलाम करता है। जबकि मानसिंह और जगन्नाथ, जिनका नाम तक कोई नहीं लेना चाहता, बस इतिहास के उस काले पन्ने पर लिखे रह गए हैं जहां गद्दारी, कायरता और खुददारी की बिक्री की कहानी लिखी गई है। इतिहास के पन्नों में अगर कोई जंग जीत और हार से आगे जाकर रूह की लड़ाई बन गई तो वो हल्दी घाटी की जंग थी। इतिहास भले इस जंग को बिना नतीजे वाला कहे, लेकिन हिंदुस्तान की रूह जानती है कि महाराणा प्रताप की असली जीत तभी हुई थी जब मानसिंह जैसे नीचों को भी शर्म आई और अकबर को भी यह समझ आ गया कि तलवारें मुल्कों को झुका सकती हैं, लेकिन मुल्क की रूह को नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।